नमस्कार दोस्तों, कभी पैकेट घुमाकर देखा है जिस ब्राउन ब्रेड को आप हेल्दी समझते हैं उसमें क्या क्या डला हुआ है। आज के दिन दुनिया भर में ब्रेड एक बहुत ही कॉमन फूड आइटम है। इसे हर कोई हर समय खाता है। इंडिया में कितने जरिए हैं इसे खाने के। ब्रेड जैम, ब्रेड गुलाब जामुन, ब्रेड हलवा, ब्रेड रोल, ब्रेड पकोड़ा, ब्रेड ऑमलेट। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि इस ब्रेड के अंदर एक्चुअली में डला क्या हुआ है और ये आपकी हेल्थ के लिए सही है या हानिकारक है। व्हाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड के बीच में क्या अंतर है, रोटी से इसे कैसे कंपेयर किया जा सकता है। पिछली बार जैसे मैंने कोल्ड ड्रिंक्स की गहराई से एनालिसिस करी थी, आज के इस वीडियो में आइए जानते हैं ब्रेड को गहराई से। You want to grow bigger and stronger, don't you? A sandwich daily and 2 slices of Wonder Bread every meal give you 8 elements you need. All day long, eat Sunbeam bread and renew energy as you burn it up. Utilize the strength of steel for kneading the rising dough. Yeast can make the bread even livelier. For wonderful flavor combined with sound food values, serve Schmidt's Blue Ribbon Bread in the pantry pack. Filled with the goodness of wheat. हर स्लाइस में सेहत। सबसे पहले बेसिक से शुरुआत करते हैं। ये ब्रेड एक्चुअली में होती क्या है। बेसिकली देखा जाए तो ब्रेड 4 मेन चीजों से बनती है। पहला फ्लावर यानी आटा या मैदा हो गया। दूसरा पानी, आटे और पानी को साथ में मिलाकर डो बनाया जाता है, जैसे हम रोटी बनाते वक्त भी करते हैं। तीसरा नमक यानी सॉल्ट और चौथा यीस्ट। आप पूछोगे यहाँ पर नमक डालने का क्या पर्पस बना ब्रेड में, तो नमक के 3 मेन कारण होते हैं। पहला यह है कि नमक एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव का काम करता है, जिसकी वजह से ब्रेड को ज्यादा देर तक स्टोर करके रखा जा सकता है। दूसरा, ब्रेड का टेस्ट बेटर हो जाता है थोड़ा नमक डालने से। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, नमक की वजह से जो ग्लूटेन स्ट्रैंड्स होते हैं वो ज्यादा मजबूत बनते हैं। आटा गूंदने को इंग्लिश में कहा जाता है नेडिंग द डो, और जब आप ये करते हैं जो आटे के अंदर ग्लूटेन मौजूद होता है वो साथ जुड़ने का काम करता है, जिसकी वजह से ब्रेड या रोटी हो गई वो एक पीस में बने रहते हैं। और नमक डालने से ये ग्लूटेन स्ट्रैंड्स और मजबूत होते हैं। फिर आता है हमारा चौथा इंग्रेडिएंट यानी यीस्ट। यीस्ट बेसिकली दोस्तों सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि फंगाई ग्रुप में आते हैं। हिंदी में हम इन्हें खमीर कहते हैं। जब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आटे में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो 2 चीजें रिलीज होती हैं, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। इस पूरे प्रोसेस को आपने स्कूल में पढ़ा होगा, फर्मेंटेशन बुलाते हैं। अब इस रिएक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स रिलीज होते हैं वो एक्चुअली में ग्लूटेन स्ट्रैंड्स में ट्रैप हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक ब्रेड फूलती है। तो आप नोटिस करोगे जैसे फोटो में आपको दिखेगा कि कैसे ब्रेड के अंदर ये इतने सारे ओवल शेप के, गोल शेप के बबल्स टाइप के दिखने लग रहे हैं। लेकिन इस रिएक्शन में इथेनॉल भी रिलीज होती है, और जैसा कि आप जानते हैं इथेनॉल अल्कोहल ही होती है। तो उस अल्कोहल का क्या होता है, जब हम इस फर्मेंटेड आटे को अवन के अंदर डालते हैं, बेक करना शुरू करते हैं, तो वो इथेनॉल इवेपोरेट हो जाता है, और इथेनॉल की इवेपोरेशन से ब्रेड और ज्यादा फूलने लगती है। यहां पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, सारा अल्कोहल यहां पर इवेपोरेट नहीं होता है, कुछ ट्रैप्ड रह जाता है। अमेरिकन केमिकल सोसाइटी ने साल 1920s में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उन्होंने पता लगाया कि 0.04% से लेकर 1.9% के बीच में अल्कोहल अक्सर ब्रेड में पाई जाती है। इससे कोई डरने की बात नहीं है, इतनी छोटी मात्रा में अल्कोहल से कुछ नहीं होगा आपको। इनफैक्ट उन साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था कि इतना बचा हुआ जो अल्कोहल होता है इससे ब्रेड का फ्लेवर ही इनहैंस होता है, यानी टेस्ट बेटर होता है ब्रेड का इसकी वजह से। तो ये है दोस्तों ट्रेडिशनली ब्रेड बनाने का तरीका। इसी तरीके का लोग सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं दुनिया भर में ब्रेड बनाने के लिए। साल 1857 में लुइस पैस्चर ने फर्मेंटेशन के प्रोसेस की एक साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग दुनिया को बताई थी। इसके बाद हमें पता चला कि फर्मेंटेशन एक्चुअली में होती क्या है, लेकिन इससे पहले लोग इस प्रोसेस का इस्तेमाल करते आ रहे थे बिना पता हुए कि यहां पर हो क्या रहा है। अब यहां पर हमारी जो रोटी है और ये जो ब्रेड है इसमें सिर्फ 2 चीजों का अंतर है। रोटी बनाते वक्त हम यीस्ट और नमक का इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए रोटी फूलती नहीं है उस तरीके से जिस तरीके से ब्रेड फूलती है। और दूसरा, इसकी वजह से हम ज्यादा देर तक प्रिजर्व करके नहीं रख सकते रोटी को खुली हवा में छोड़कर रखेंगे, एक दिन बाद वो खाने लायक नहीं बचेगी। तो क्योंकि रोटी फूलती नहीं है इसलिए हम इसे एक फ्लैट ब्रेड की कैटेगरी में डालते हैं। रोटी जैसी ही फ्लैट ब्रेड्स दुनिया भर में बहुत पॉपुलर है। मेक्सिको में आपको मैक्सिकन टॉर्टियाज मिलेंगे जो कि रोटी जैसे बहुत दिखते हैं। अक्सर टॉर्टियाज को कौन से बनाया जाता है, रोटी को हम व्हीट से बनाते हैं। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में ऐसी ही बहुत सारी फ्लैट ब्रेड्स आपको मिलेंगी। अफ्रीकन देशों में ऐसी फ्लैट ब्रेड्स आपको मिलेंगी। तो एग्जैक्टली ये आइडिया किसको आया कि हम इस नॉर्मल फ्लैट ब्रेड में यीस्ट डाल देंगे जिससे कि ये फूल जाएगी। हिस्टोरियंस के लिए ये चीज एक डिबेट का मुद्दा है। ये स्पेक्यूलेट किया जाता है कि इसका ओरिजिन 4000 BC में हुआ था। इजिप्ट में बैठा कोई बेकर अपनी ट्रेडिशनल फ्लैट ब्रेड बनाने लग रहा था, लेकिन उसने आटे को साइड पर रखा हुआ छोड़ दिया कुछ घंटे के लिए,
और हवा में वाइल्ड यीस्ट मौजूद थी जो उससे आके इंटरेक्ट करने लग गई। फिर जब उस बेकर ने इस आटे को अपने पुराने जमाने के ओवन में डाला तो वो फूलने लग गया। हैरान हो गए सब, ये क्या होने लग रहा है। उन्होंने देखा कि ये खाने में और भी ज्यादा सॉफ्ट है, मजा आ रहा है, फिर से करने की ट्राई करते हैं। उन्हें लगा कि आटे को हवा में रख देंगे तो ऐसी ब्रेड बन पाएगी। लेकिन ये चांस की बात होती थी कि हवा में कोई वाइल्ड यीस्ट है या नहीं है, अक्सर नहीं मिलती थी उन्हें। फिर किसी ने देखा कि हम पुराने आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें यीस्ट है, उसे नए आटे के साथ में रख सकते हैं जिससे यीस्ट इधर से उधर चली जाए और वहां पे भी यीस्ट पहुंच जाए। इस तरीके से धीरे धीरे इंसानों ने डेवलप किया ये ब्रेड बनाने का प्रोसेस। आज से करीब 2000 साल पहले 300 BC में एंशिएंट रोम में बेकिंग को एक आर्ट माना जाता था। एक बड़ा ही रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन हुआ करता था बेकिंग। व्हीट को अफ्रीकन देशों से इंपोर्ट किया जाता था, अल्जीरिया, टूनेशिया, इजिप्ट के रीजन से आज के दिन जो है, और रोम में इंपोर्ट करके उनसे ब्रेड बनाई जाती थी। टाइम में आगे चले तो कहा जाता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस पहली बार इस ब्रेड के कॉन्सेप्ट को अमेरिका लेकर गए और इंडिया में ये यीस्ट वाली ब्रेड सबसे पहले पोर्चुगीज लोग लाए थे पाव के फॉर्म में। सही सुना आपने दोस्तों, पोर्चुगीज लोग इसे सबसे पहले गोवा लेकर आए और फिर मुंबई में। यही कारण है कि आज के दिन तक मुंबई का वड़ा पाव बड़ा फेमस है। आगे टाइम में चलते रहे तो 1800s तक ब्रेड एक बड़ी नेचुरल होममेड चीज थी जो स्टेपल खाना बन चुकी थी दुनिया भर के कल्चर्स में। इसे हर दिन खाया जाता था। ब्रेड बनाने को एक बड़ा अच्छा प्रोफेशन माना जाता था और ब्रेड की एंट्री हमें देखने को मिली आर्ट में, रिलीजन में और स्पिरिचुअलिटी में भी। इस फेमस पेंटिंग को देखिए जॉन फ्रांसो मिलेट की, जहां पर एक औरत ब्रेड बना रही है अपने घर पर। लेकिन फिर हमारी कहानी में एंट्री होती है दोस्तों इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। ब्रेड जैसा एक प्यारा होममेड खाना इंडस्ट्री में बदल जाता है। कमर्शियलाइजेशन की शुरुआत होती है यीस्ट से। किसी ने कहा कि हम इस वाइल्ड यीस्ट का इंतजार नहीं कर सकते कि अपनी ब्रेड बनाने के लिए हमें यीस्ट को किसी तरीके से ट्रैप करके रखना पड़ेगा ताकि जब चाहे हम इसे तब इस्तेमाल कर पाए। ऐसे बन के आया प्रेस्ड यीस्ट जिसे सॉलिड क्यूब्स में बेचा जाने लगा। साल 1867 में वियना में कुछ बेकर्स को क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने पहला प्रेस्ड यीस्ट बनाया। आज के दिन इसे हम बेकर्स यीस्ट कहते हैं और आप पैकेट में इसे खरीद भी सकते हैं। लेकिन फिर किसी ने सोचा कि हमें ये यीस्ट चाहिए ही क्यों, हम इसका इस्तेमाल करते हैं एक गैस निकालने के लिए जिससे कि ये ब्रेड फूलती है। क्यों ना हम कोई और चीज इस्तेमाल कर रहे हैं ब्रेड को फुलाने के लिए। और यहां पर एंट्री होती है दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट की, जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं। बेकिंग सोडा एसिड के साथ रिएक्ट करता है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है जो कि ब्रेड को फुलाने का काम कर देती है। लेकिन ये एसिड कहां से आता है? इस एसिड को डालने के लिए उन जमानों में लोगों ने कहा कि हम दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, बटर मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कुछ बूंद लेमन जूस की भी काम कर सकती है। फिर किसी ने सोचा कि क्यों ना हम इस बेकिंग सोडा और एसिड को कंबाइन करके एक पैकेट में बेचने लग जाए। एक मॉइस्चर फ्री पैकेट जिसमें इस बेकिंग सोडा और ये कोई एसिडिक सब्सटेंस डला है। जैसे इसे पानी में डालोगे रिएक्शन शुरू हो जाएगा इन दोनों का। तो ये भी चीज अच्छे से काम करी। इसे बुलाया जाता है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर में डला होता है बेकिंग सोडा प्लस कोई एसिडिक चीज। आपने इनो के बारे में तो सुना ही होगा। हम भटूरे बनाते वक्त आटे में इनो डाल देते हैं क्योंकि इनो में क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है और सिट्रिक एसिड होता है। साल 1850s के अराउंड था कि पहली बार बेकिंग सोडा को बेचा जाने लगा और उसके कुछ सालों बाद बेकिंग पाउडर को बेचा जाने लगा। ये सबसे पहले केमिकल्स थे जो ब्रेड में डाले जाने लगे। लेकिन इसके बाद जाकर था कि चीजें थोड़ी बिगड़ने लगी। साल 1873 में एडमंड ला क्रॉइक्स ने स्विस स्टील रोलर को इंप्रूव किया। एक ऐसी मशीन बनाई इस आदमी ने जो बड़े एफिशिएंट तरीके से गेहूं के अलग अलग हिस्से को सेपरेट कर सकती थी। अब पहले आप ये देखिए दोस्तों कि एक व्हीट या गेहूं के एक दाने के क्या अलग अलग पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले सबसे बाहर की लेयर को हम कहते हैं ब्रान, जो ब्राउन कलर की दिख रही है। ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स इसी लेयर में होते हैं। इसके नीचे आता है सबसे मोटा और सबसे बड़ा हिस्सा इसका, जिसे एंडोस्पर्म कहते हैं। ये मोस्टली स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट होता है, इसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं होते उतने। और इसके अंदर वाले पार्ट को फिर हम कहते हैं जर्म। अब जब हम होल व्हीट और रिफाइंड व्हीट की बात करते हैं तो सिंपली डिफरेंस ये होता है कि जो बाहर की ब्रान की आउटर लेयर है उसे निकाल दिया गया है। रिफाइंड फ्लावर में बाहर की लेयर नहीं डली होती जो कि सबसे ज्यादा न्यूट्रिशियस होती है। एक तरीके से वैसा ही हो गया जैसे कि जब आप एप्पल खा रहे हो, आप जानते ही होंगे एप्पल में जो सबसे ज्यादा अच्छी चीजें हैं वो एप्पल के छिलके में होती हैं। अब आप सारा छिलका काट के एप्पल खिला दो तो उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे आपको। छिलका ही यहाँ पर सबसे हेल्दी चीज है खानी। तो यही डिफरेंस है यहाँ पर दोस्तों आटे और मैदा में भी। आटा होल व्हीट से बनता है और मैदा यहाँ पर रिफाइंड व्हीट से। अब इन भाई साहब की इस नई मशीन की वजह से साल 1873 के बाद बहुत आसान हो गया मैदा को बनाना। उससे पहले भी मैदा बनाई जाती थी लेकिन इतना आसान नहीं था। तो ये सबसे पहली नुकसानदायक चीज थी जो ब्रेड के इतिहास में हुई।
अब दूसरी चीज जो इसके बाद हुई वो और भी खतरनाक थी। जो आटा गेहूं से निकलता है वो व्हाइट कलर का बनता है जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एटमॉस्फेयर में, लेकिन इस रिएक्शन को होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आटे को जो व्हाइट कलर है वो थोड़े टाइम के बाद ही मिलता है। लेकिन इंडस्ट्रीज में बैठी इन बड़ी बड़ी कंपनीज के पास टाइम नहीं था, उनके लिए टाइम ही पैसा था। वो अपने कस्टमर्स को अपीज करना चाहते थे ज्यादा से ज्यादा व्हाइट फ्लावर दिखाकर, और वो इंतजार नहीं कर सकते थे उस रिएक्शन के होने का। तो उन्होंने क्या किया, आटे को जबरदस्ती व्हाइटन करना शुरू किया चौक, एलम और बोरैक्स जैसे केमिकल्स डालकर। 1898 में पहली बार ब्लीचिंग एजेंट्स आने लगे। नाइट्रोजन पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, क्लोराइन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, ये बड़ी बड़ी कंपनियां ब्लीच करने लगी आटे को, बस इसलिए क्योंकि ये चाहती थी कि कंज्यूमर्स की आंखों में दिखे कि ये देखो हमारा जो आटा है सबसे व्हाइट कलर का है। इसके पेटेंट्स फाइल किए जाने लगे ब्रिटेन, यूएसए और फ्रांस जैसे देशों में। उस वक्त कई लोग थे जो इसके सख्त अगेंस्ट थे, उन्होंने देखा कि यहाँ पर क्या होने लग रहा है। कई लीडर्स ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, जैसे कि अमेरिकन केमिस्ट हार्वे वाइली, जिन्होंने स्लोगन दिया था सेव द ब्रेड सेव द नेशन। लेकिन जब बात कोर्ट में गई तो ब्रेड बनाने वाली कंपनीज ने आर्ग्यू किया कि ये जो हम नाइट्रेट्स और केमिकल्स यूज करने लग रहे हैं इतनी ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो कोई इतना हार्मफुल नहीं होगा। इसलिए आज के दिन तक अमेरिका में आटे की ब्लीचिंग करी जाती है। एक बड़ा फेमस केमिकल ब्लीचिंग एजेंट जो ये लोग इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है पोटेशियम ब्रोमेट। साल 1916 में पहली बार पोटेशियम ब्रोमेट का इस्तेमाल किया गया ब्रेड पर। इससे ब्रेड ना सिर्फ और ज्यादा व्हाइट होती थी बल्कि और ज्यादा फूलती भी थी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज हम इस केमिकल को जानते हैं कि इससे किडनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और थायराइड कैंसर होता है चूहों में। यही रीजन है कि इस केमिकल को यूरोपियन यूनियन, कनाडा, ब्राजील और चाइना में बैन किया जा चुका है। इंडिया का क्या है यहाँ पर? मई 2016 में एक लैब स्टडी करी गई थी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा। इन्होंने हानिकारक पोटेशियम ब्रोमेट और पोटेशियम आयोडाइड चेक करने के लिए 38 अलग अलग ब्रेड सैंपल्स को टेस्ट किया। 84% सैंपल्स में पाया गया कि या तो ये एक या दोनों केमिकल्स मौजूद थे। अच्छी खबर यहाँ पर यह है कि स्टडी के कुछ दिन बाद ऑल इंडिया ब्रेड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने खुद से डिसाइड किया कि वो पोटेशियम ब्रोमेट और पोटेशियम आयोडेट का नहीं इस्तेमाल करेंगे ब्रेड बनाते वक्त। एक महीने बाद जाकर इंडियन गवर्नमेंट ने भी बैन लगा दिया पोटेशियम ब्रोमेट। पोटेशियम आयोडाइड को रेफर कर दिया गया एक साइंटिफिक पैनल को। इसके बाद इसे बैन किया गया या नहीं, इसको लेकर कोई न्यूज आइटम नहीं मिल पाया अनफॉर्चुनेटली हमारे रिसर्च